हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 11 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से। पहला है काउंटिंग इन बिहार एमिड कोविड 19 की वजह से क्यों काउंटिंग इतना डिले हुई, पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। दूसरा आर्टिकल वाई यूएस पैनल प्रॉब्ड जूम एंड व्हाट्स बीन सेटल्ड, अभी क्या पूरा मैटर है। जूम जो एप्लीकेशन मास मीटिंग या फिर वर्चुअल मीटिंग्स के लिए यूज़ की जा रही है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, और इंडिया का क्या इसमें पूरा इशू रहा है प्रीवियसली, तो जानने की कोशिश करेंगे अभी क्या मैटर है पूरा। ठीक है। देन कम्स जीएसटी कॉम्पनसेशन, हाउ सम स्टेट्स आर बोरोइंग एंड विच वंस आरंट। ठीक है, ये आर्टिकल भी देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है। किस तरीके से जीएसटी कॉम्पनसेशन, जो कि जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया गया था जुलाई 2017 में, और उसमें ये कहा गया था कि स्टेट्स को अगर आने वाले 5 सालों तक कुछ भी लॉस होता है जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, तो उस कॉम्पनसेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन सेस का यूज़ करके या मार्केट से बोरो करके फिर बाद में फुलफिल करेगी। ठीक है, तो पूरा मैटर जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए, बहुत पहले भी हम ये मैटर बहुत 2 से 5 बार 2-4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। कुछ चीज़ें रिवाइज होंगी और अभी क्या डेवलपमेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले है काउंटिंग इन बिहार एमिड कोविड। ट्यूसडे को आपको पता है बिहार में वर्डिक्ट आने वाला था, जनता का वर्डिक्ट कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। रिजल्ट आपको पता ही होगा कि एनडीए की सरकार बनेगी, वहाँ पे नीतीश कुमार फिर से अपनी 4th टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो बात अलग है कि बीजेपी के पास में ज़्यादा सीटें हैं। तो अभी पॉइंट ये आ जाता है कि अब की बार इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे, अभी तो चलो ईवीएम भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले तो इलेक्शन के टाइम पे बैलेट यूज़ किया जाता, पेपर बैलेट, उस पर लोग पेपर पे नाम लिख करके या फिर कोई सील लगा करके फिर बॉक्स में डाल के आते थे। फिर पेपर की काउंटिंग हुआ करती, जैसे यूएस में अभी होता है ना इलेक्शन। यूएसए में आपको पता है 4-5 दिन लग गए थे, 3 तारीख से शुरू हुई थी काउंटिंग, होते होते 8-9 नवंबर को फिर बाद में वर्डिक्ट आया। तो आप देख सकते हो वर्डिक्ट का मतलब फाइनल डिसीजन जो आया कि कौन जीता कौन हारा, रिजल्ट जो आना था। तो उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी आप देखोगे तो ईवीएम हमारे बहुत सालों से यूज़ हो रही है, फिर भी आप देखोगे तो बिहार में रिजल्ट आते आते 1 बज गए थे रात को। तो इसकी क्या वजह रही थी कि एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद में, टूल यूज़ करने के बावजूद इतना टाइम लगा। देखो इसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि कोविड-19 जो है वो ही यहाँ पर मेन थीम रही है चारों तरफ। क्योंकि आप देखोगे कि जहाँ पर एक पोल पे वोटिंग के लिए 1500 जने एक साथ आ सकते थे, वहाँ पर वोटिंग अब की बार कितने की कराई गई, केवल 1000 लोगों की। तो इस वजह से आप देखोगे नंबर ऑफ ईवीएम्स और नंबर ऑफ पोलिंग बूथ बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, तो आप ओवरऑल देखोगे पोलिंग स्टेशन बिहार में 2015 में कितने थे, 2015 के जो प्रीवियस इलेक्शन थे उसमें थे 65,367, जो कि बढ़कर के 1,06,526 इतने स्टेशन बनाए गए, पोलिंग स्टेशन अब की बार 2020 में। तो आप देख सकते हो लगभग 63% ज़्यादा थे। वजह क्या थी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। फिर बात आ जाती है काउंटिंग की। काउंटिंग में भी क्या किया गया कि पहले एक राउंड में, मतलब एक साथ बहुत सारी बेंचेज एक साथ लगाई जाती थी, तो उन बेंचेज की नंबर्स भी डाउन कर दिए गए। तो मैं कहने का मतलब एक राउंड में आप देखोगे तो जितनी नंबर ऑफ ईवीएम्स की काउंटिंग की जाती थी ना, वो भी अब हाफ कर दी गई थी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। तो कहने का मतलब बर्डन ज़्यादा हो गया, मशीनों के नंबर्स ज़्यादा हो गए, बट काउंट करते टाइम पे मशीनों की नंबर्स कम थे। तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। कहने का मतलब कि जितना प्री कोविड एरा की बात करें, जितना टाइम उस टाइम लगता था उससे जस्ट डबल टाइम लग गया। इसी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट बहुत देरी से आया। फिर बात आती है कि बहुत सी पार्टीज़ ने रीकाउंटिंग के लिए कहा, तो इसका प्रोसीजर क्या है। देखो यहाँ पर राइटर एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि पेनल्टीमेट जो राउंड होता है ना, लास्ट राउंड जिसमें ईवीएम काउंटिंग कंप्लीट होती है, तो इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, मतलब रिजल्ट कब दिया जाता है कि जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाए। और यहाँ पर देखने वाली बात क्या होती है, अगर विक्ट्री मार्जिन जैसे मान लो 100 का है, 200 का है, 500 का है, इतने डिफरेंस से जीत रहा है कोई भी, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि विक्ट्री मार्जिन अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट से कम है, ठीक है, पोस्टल बैलेट से कम है, तो देखो रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है।
समझ गए? क्योंकि पोस्टल बैलेट ही केवल एक ऐसा रह गया जो पेपर के फॉर्म में उनके पास में अवेलेबल होता है। बाकी तो क्या है, ईवीएम है, मशीन में तो केवल काउंटिंग मशीन जो फिगर बता देती है वो लिखना होता है। कहने का मतलब आप एक पेन और पेपर लेते हो, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, अब यहाँ पे आप देखो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, इस टेबल पे ये मशीन है, तो ये यहाँ पे डिजिट्स स्टडी करके यहाँ पे बता देंगे और यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे पेपर पे। ऐसे करके जितनी भी ईवीएम मशीन इनके हाथों में आएगी उसके हिसाब से वो वोट काउंट को नोट डाउन कर लेंगे। तो ईवीएम में तो एरर का स्कोप होता नहीं है, बस ये हो जाता है कि ईवीएम के ऊपर ये हो जाता है कि हाँ, लिखते टाइम पे यहाँ पे ह्यूमन एरर हो जाए लिखते टाइम पे, तो उसको रीवेरीफाई किया जा सकता है, ना कि रिकाउंट किया जाएगा। ये ज़रूरी बात आपको समझनी चाहिए। पर रिकाउंटिंग किसकी होती है? अगर मार्जिन जो है ना, विक्ट्री मार्जिन, ये अगर पोस्टल बैलेट जितने आए हैं बाहर जो पोस्टेड हैं, या बाहर से जो लोगों ने वोट भेजे हैं, जिन लोगों को भी राइट्स दिए हुए हैं वोटिंग के, ठीक है, तो उन लोगों के वोट आते हैं तो उनकी काउंटिंग की जाती है। तो वेरिफिकेशन उनका तब किया जाता है जब पोस्टल बैलेट से भी कम मार्जिन हो, ठीक है। तो काउंटिंग का सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके अलावा रूल 63 जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, वो एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है किसी भी कैंडिडेट को, या फिर वहाँ पे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का एक एजेंट जो बैठता है वो ये बोले कि पोस्टल बैलेट की भाई रिकाउंटिंग करो, या फिर ईवीएम वोट्स जो हैं आप उनको रिजल्ट से पहले एक बार चेक कर लो कि कहीं पे ह्यूमन एरर तो नहीं हुई है। बट उसके लिए रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होती है उनको, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कुछ ही, और साथ में स्ट्रॉन्ग रीजन भी देना होता है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो उस एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं कि काउंटिंग करनी है कि नहीं करनी है। अब परमिशन और रिजेक्शन का फिर बाद में रिकॉर्ड रखा जाता है और रीज़न दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कि भाई ये वजह है, इस वजह से हुआ। क्या अभी बिहार में आप देखोगे वहाँ पर जो लेफ्ट पार्टीज़ है ना, कम्युनिस्ट पार्टी और ये हो गई, उन्होंने ये डिमांड की थी कि कहीं ना कहीं गफले हो रहे हैं, वापस से आप रिकाउंट करो। तो कहने का मतलब यहाँ पर राइटर का एक ही है कि रिकाउंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ईवीएम की वो पूरी मशीन की टैली को रिकाउंट करोगे, नहीं, आप केवल जो आपने लिखा है ना उसको केवल रीचेक करते हो कि कहीं एरर तो नहीं हो गई है। समझ के, दोनों में डिफरेंस बहुत है। इसी तरीके से रीचेकिंग जब ईवीएम वोट्स की होती है, और दूसरा रिकाउंटिंग किसकी होती है? पोस्टल बैलेट की, क्योंकि वो एक एक पेपर में की फॉर्म में होते हैं। वो केवल तभी किया जाता है जब एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होने वाला होता है, फॉर्म 21 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। इसका मतलब फॉर्म 21 में फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। 421C, फॉर्म 21C में फाइनल कैंडिडेट का जिसका नाम लिखा जाता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर आप समझ सकते हो। बाकी तो वही चीज़ें हैं कि किस तरीके से कोविड-19 का मेंटेनेंस हुआ, क्यों डिले हुआ, वही चीज़ें हैं। और इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन भी उठाए गए, तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स थे उन्होंने आकर के सीधा ओपनली बोला भी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोविड-19 के चलते ये डिले हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट आर्टिकल है वाई यूएस पैनल प्रोब्ड जूम व्हाट्स बीन सेटल्ड। क्यों तो प्रोबिंग हुई, सवाल क्यों उठाए गए जूम पे, और क्या अभी फाइनल सेटलमेंट हुआ है। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन जो है उन्होंने मंडे को जूम के साथ में अपना एक इशू था उसको सेटल डाउन कर लिया, और उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर की कि नोइंगली मिसलीडिंग वे में जूम अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करवाता रहता है और वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है वीडियो कॉल्स के थ्रू। अब बात आ जाती है कि केस है क्या। बता दिया मैंने, बातों बातों में समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके, कभी आपने अगर जूम की मीटिंग अटेंड की है आपको आइडिया होगा इस चीज़ का कि किस तरीके से डेली बेसिस पे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हो गई, बहुत सारे, मतलब आप देखते हो शुरुआत में तो मिनिस्ट्रीज़ की मीटिंग भी जूम पे होनी शुरू हो गई थी इंडिया में। तब जाके होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर डिक्लेयर किया था, ये कहा था कि भाई आप इसका यूज़ मत करो, थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 2019 दिसंबर में यूजर्स की नंबर आप देखोगे तो ओनली 10 मिलियंस था, वो बढ़कर के 300 मिलियन हो गया था अप्रैल 2000, मतलब लॉकडाउन लगते ही कितना गुना बढ़ोतरी हुई है आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो यूएसए का फेडरल ट्रेड कमीशन है उन्होंने सुओमोटो एक प्रोब शुरू कर दिया जूम के अगेंस्ट, ये देखने के लिए कि जूम ने जो बातें कही हैं उनको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है जूम। ठीक है, और ये अपने आप में मेजर एलिगेशन लगाया गया था एफटीसी के द्वारा।
अब बात आ जाती है क्रिप्टोग्राफिक कीज़ के बारे में। कहता है जूम कि भाई एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। जैसे व्हाट्सएप के लिए आपको पता होगा, टेलीग्राम के लिए पता होगा आपको कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं। टेलीग्राम नहीं है, बेसिकली व्हाट्सएप है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो उसमें क्या होता है, टेलीग्राम में आपकी खुद की पर्सनल चैट्स होती हैं, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिन लोगों को एक्सेसिबिलिटी अलाउ की जाती है, उन लोगों को ही वहाँ पर अलाउ किया। हाँ, टेलीग्राम में भी होता है, वैसे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी। बट वही चीज़ है कि इसमें भी क्या होता है कि आप किसी भी डेटा को जब आपने ज्वाइन किया उसी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कराया हो फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हो वहाँ पर कि वहाँ पर आप प्रीवियस जो कॉन्वर्सेशन है वो आप एक्सेस नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये कहा जाता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आप जब तक मेंबर हो तब तक ही आप एक्सेसिबिलिटी रख सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ बोली जाती है जूम के द्वारा। अब एंड टू एंड एनक्रिप्शन में एक क्या होता है, एक तो होस्ट होता है मीटिंग का और बाकी ज्वाइन करने वाले होते हैं। अब ज्वाइन करने वालों को परमिशन दी जाती है और उसके बेसिस पे होस्ट ज्वाइन कराता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, लिंक भेज देता है और आप ज्वाइन कर लेते हो फिर बाद में, और मीटिंग आराम से कंडक्ट हो पाती है। बट होता क्या है कि आप यहाँ पर जो क्रिप्टोग्राफिक कीज जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं जो मेन जूम के जो ऑनर्स है ना, मतलब मेन जूम की जो मशीनरी है उनके पास में होती है। तो वो डिक्रिप्ट कर करके डेटा को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्टील करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू था जिसको राइज किया गया था फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा, कि जूम ने बोला तो है एंड टू एंड एनक्रिप्शन के लिए कि भाई कोई भी इस डेटा को नहीं रीड कर सकता, छोड़ के केवल जो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको। बट जो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जूम अपने साथ में अपने स्टोर में रखती है। अच्छा, डेटा कहाँ पे स्टोर होता है जूम का? तो चाइना में इसके सर्वर्स हैं। तो इस वजह से भी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं अनसेफ, मतलब एक सेफ्टी कंसर्न यहाँ पे राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दो पार्टीज़ के बीच की बात, वहाँ पर होस्ट जो है, जो जूम कंपनी है, वो कहीं ना कहीं एक्सेस करे। तो देखो ये तो राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट चला गया, और जूम ने जो वाकई में कह रखा है वो चीज़ कहीं ना कहीं सवाल में आ जाती है। स्टोरेज का मैंने आपको बता ही दिया कि चाइना में स्टोर किया जाता है, और आप देखोगे कि जो क्लाउड सर्वर्स हैं वो वहीं पर अवेलेबल हैं, और सिक्योर लोकेशंस पे बताए जाते हैं जाने को। तो पर प्रॉब्लम कहाँ पे? लोकेशन की वजह से कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड स्टोरेज बोल दिया जाता है। दूसरा आप देखोगे बाईपासिंग द कंसेंट, कि एक तरफ होस्ट है जो मीटिंग होस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर ली मीटिंग को। अब इनसे बिना पूछे ही कोई इनकी बातचीत को अगर कोई हैक करे या फिर इनकी बातचीत को कोई सुने, तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा परेशानियों का कारण बनती है। ठीक है ना? तो इसमें आप देखोगे थर्ड मेजर चार्ज तो ये था कि कैसे भी यूज़र का कंसेंट नहीं लिया जाता, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम का कहीं ना कहीं बाईपास होना, कि एप्पल पे भी ये प्लेटफॉर्म पे ये यूज़ होती है, और वहाँ पर जो यूज़र्स हैं उनसे परमिशन नहीं ली जाती और उनकी कॉन्वर्सेशन को एक तरीके से डीक्रिप्ट कर लिया गया जूम के द्वारा। अब बात आ जाती है जूम ने क्या किया। तो जूम ने ये कहा है कि बोला हम इन सारे इश्यूज़ को हम बहुत सारे कदम उठाएंगे, सही करेंगे, और कॉम्प्रिहेंसिवली एक इन्फॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोग्राम भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आगे इस तरीके की इश्यूज़ ना देखने पड़े। अब इंडिया की बात आई, मैंने आपको बता ही दिया ये कि होम मिनिस्ट्री ने पहले ही सर्कुलर डिक्लेयर कर दिया था कि भाई आप इस तरीके की मीटिंग्स को, मतलब मिनिस्ट्री या फिर सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग्स को आप वर्चुअली जूम जैसी एप्लीकेशन पे कंडक्ट मत कराओ। ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है और इनमें कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच होने का डर है। और रही सही में जूम जो है वैसे तो बेस्ड कहाँ पे बता रहे हैं यूएसए में, बट इसके सर्वर्स कहाँ पे बताएं हमने देखा ना, चाइना। तो चाइना से तो हमारी वैसे राइवलरी चल रही है, पर्टिकुलर सेगमेंट इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल भी यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जीएसटी कॉम्पनसेशन, हाउ सम स्टेट्स आर बोरोइंग। स्टेट्स कुछ हैं जो बोरो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे, और कुछ अभी भी नहीं कर रहे हैं, क्या इशू है पूरा देखेंगे। देखो पुदुचेरी और उसके बाद में अब कांग्रेस रूल्ड राजस्थान ने अभी लास्ट वीक एक अभी जो पूरा प्रोविज़न सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था कि अब एक विंडो के बेसिस पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेगी स्टेट्स के लिए, और दूसरा स्टेट्स भी बोरो कर सकते हैं आरबीआई से, उसके लिए थोड़ी इंटरेस्ट रेट में रिलैक्सेशन दिला दी जाएगी। वो पूरा प्रोविज़न था, उसके बेसिस पे हम देखें तो पुदुचेरी ने और अब राजस्थान ने भी ज्वाइन कर लिया। तो कहने का मतलब ऑपोजिशन रूल जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस स्पेशल बोरोइंग विंडो को कहीं ना कहीं यूज़ करना शुरू कर दिया। और ये स्पेशल बोरोइंग विंडो किस लिए थी? कि
कि जीएसटी में जो शॉर्टफॉल आई, कमी आई कलेक्शन में, जिसकी वजह से रेवेन्यू की शॉर्टेज आ गई स्टेट्स के पास में, उन स्टेट्स ने अब धीरे धीरे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब कुछ स्टेट्स हैं जो अभी भी डिसेंटिंग है, मतलब नाराज हैं, या फिर कह सकते हैं ना कि सेंटर के प्रोविजंस को डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो केरल है एक पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ये सारे के सारे ओपोजिशन पार्टीज से मतलब रूलिंग स्टेट हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो अभी भी डिनाई कर रहे हैं इस बात पे आगे बढ़ने के लिए। बोरोइंग ऑप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था वो कॉम्पनसेशन इशू को रिजॉल्व करने के लिए था, और वो भी किस लिए? करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। ठीक है, तो बहुत से लेवल्स पे डायलॉग ऑलरेडी चल रहा है कि डिसेंटिंग जो स्टेट्स हैं उनको कैसे भी करके राजी किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश भी की है कि अकोमोडेटिव स्टेप्स उठाए जाए, जिससे कि स्टेट्स को और ज़्यादा कन्विंस करके साथ में लाया जा सके कि कहीं पे भी कोई भी स्टेट पीछे ना रह जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बोरोइंग जो है ना, ये अपने आप में बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है, स्टेट्स पे बर्डन ना जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक विंडो का मतलब ये हो गया कि आरबीआई से बातचीत की और फाइनल आउट किया कि स्टेट्स को आप कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आप लोन प्रोवाइड करो। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट मिनिमम लोवेस्ट रखने की कोशिश की है, और इसी बेसिस पे स्टेट्स को कन्विंस करने के लिए डायलॉग भी वेरियस लेवल्स पे कंटिन्यू किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात आती है कि ये स्पेशल विंडो जो है बोरोइंग की, ये है क्या? देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पिछले महीने का मतलब अक्टूबर की बात हो गई, ये कहा था कि सेंटर जो है वो मार्केट से बोरो कर लेगा अभी फिलहाल स्टेट्स को जीएसटी की कॉम्पनसेशन देने के लिए, क्योंकि लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए की शॉर्टफॉल जो थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी स्टेट्स को कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.1 लाख करोड़ का लॉस हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो इसलिए सेंटर कहीं ना कहीं एक इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा, लोन उठा करके दिलाएगा, एक गारंटर हो गया कहने का मतलब। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये आप देखोगे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में दिखाने की बात नहीं हुई है। इसको क्या दिखाया जाएगा? एक कैपिटल रिसिप्ट में दिखाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में। अब आप देखते हो कि कैपिटल रिसिप्ट में जब जाती है चीज़ें तो आप उस केस को क्या कंसिडर करते हो? कभी भी डेफिसिट में काउंटेड नहीं होता है वो, समझ गए? हाँ, लोन भले ही हो गया स्टेट के ऊपर, बट वो डेफिसिट में नहीं जाएगा। अब इसी जगह पे अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा देते तो फिर वो डेफिसिट में काउंट हो जाता, बट यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो? कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि हम एफडीआई के लिए भी तो कोशिश करते हैं ना कि आउट ऑफ इंडिया से एफडीआई जितना आएगा उतना ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा बनेगा। तो स्टेट्स का भी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता ही है अपने लेवल पे कि कितना लेन देन हो रहा है उनका नेशनली। ओके, तो केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ अभी तक भी इस पूरे मैटर पे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि भाई आप ये जो पूरा मैटर बता रहे हो इसमें क्लैरिटी और लेकर के आओ। इसको क्या बोल रहे हैं वो? नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड बोरोइंग मैकेनिज्म, कि कहीं पर भी लिंक जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर भी फिजिकल बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है आपके इस लिंक में। एक तो यहाँ पर क्लैरिटी लेके आओ कि क्या पूरा सिस्टम क्या है। दूसरा, बैलेंस कॉम्पनसेशन डेफिसिट को आप इंक्लूड करने की बात कर रहे हो, वो कितना अमाउंट करोगे? तो कहने का मतलब, क्योंकि अब यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है पूरा मादा। ठीक है, माजरा कुछ ऐसा है कि जीएसटी में रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखा जाए ना इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो देखो आप लगभग 3 लाख करोड़ का है। ठीक है, 3 लाख करोड़ में जो कॉम्पनसेशन सेस जो लगाया गया था, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, उससे लगभग 65,000 करोड़ की इनकम हो गई, मतलब एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन हो गया। तो आप देखोगे अभी भी लॉस कितना बच गया? 2,35,000 करोड़ का। अब 2,35,000 करोड़ में से 1.1 लाख करोड़ जो है ना वो जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की वजह से कमी आई है। बचा हुआ जो पार्ट है वो जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की वजह से नहीं आई। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी ऑप्शंस दिए, तो फाइनली अब क्या चल रहा है कि 1.1 लाख करोड़ जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम हुई है ना, कमी आई है। तो वो तो देखो सेंटर अपनी तरफ से मतलब मार्केट से उधार लेकर के फिर स्टेट्स को दिला देगी, बट 1.1 लाख करोड़ जो बच गया, 1.183 समथिंग बच गया, वो जो है वो स्टेट्स को खुद को अपने लेवल पे मार्केट से बोरो करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की गारंटी ली थी, तो उसको पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.1 लाख करोड़ का लोन अपनी तरफ से उठाया, मीडिएटर की तरह उठा करके और स्टेट्स में बांट दिया। अब किसको कितना बांटा है वो अभी हम देखेंगे और अभी तक कितना उठाया वो देखेंगे। अब बात आ जाती है
कि वाई कुड स्टेट्स नॉट बोरो इंस्टीड ऑफ द सेंटर इनेबलिंग द बोरोइंग, क्यों स्टेट्स ने क्यों बोरोइंग नहीं की जबकि सेंटर ने एक स्पेशल विंडो तक ओपन करवा दी उनके लिए। देखो शुरुआत में प्रपोजल क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से एक अश्योरेंस ले लिया कि आप स्टेट्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करोगे, बट आरबीआई का क्या प्रोविजन था कि भाई अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग विंडो हम बनाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेट कितने कर्जे के नीचे दबा हुआ है। समझ गए? तो यहाँ पर स्टेट्स को कहीं ना कहीं कंसर्न होने लग गया, डर लगने लग गया कि भाई कहीं मेरे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना लग जाए दूसरे के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर फिर बात आ जाती है कि सेंटर को ये कहा गया स्टेट्स के द्वारा कि क्यों ना आप लोन उठा करके हमें दे दो, क्योंकि आपको आरबीआई थोड़े सस्ते में दे देगा। दूसरी चीज़, आपको अगर 5% 4% जितने भी इंटरेस्ट रेट पे देगा तो वो थ्रू आउट हमारे सारे स्टेट्स में बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के जिन स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा डेट था ना, ज़्यादा कर्जा जिन स्टेट्स पे है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के अवॉइड कर रहे थे। और उनमें भी स्पेसिफिकली वो स्टेट्स जहाँ पर अभी रूलिंग गवर्नमेंट जो है ना वो अपोजिशन पार्टी की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका कोई से नहीं है। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं ये एक रिक्वेस्ट था या कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया गया कि भाई आप बोरो करो, हमारे ऊपर अलग अलग सेपरेटली हम डिवाइड करेंगे अलग अलग ग्रुप में, तो हम कैसे इन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, डिफरेंशियल रेट्स को हम कैसे टैकल करेंगे, इंटरेस्ट रेट में कभी किसी पे ज़्यादा लग रही है किसी पे कम, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब एक तो ये वजह हो गई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दूसरा, स्टेट्स क्यों नहीं लेना चाह रहे लोन, क्योंकि आप देख सकते हो स्टेट के जो बॉन्ड्स है ना उनकी यील्डिंग ज़्यादा होती है। अब बॉन्ड अगर यील्ड ज़्यादा करने लग गया ना, इसका मतलब मार्केट वैल्यू उनकी कम हो गई। अब जबकि सेंटर के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, सेंटर अगर कुछ भी रिलीज करती है बॉन्ड पैसा उठाने के लिए मार्केट से, उनकी जो वैल्यू है स्टेट के वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो एक वो भी वजह थी कि स्टेट की जो स्टेट डेवलपमेंट लोन के बेसिस पे जो भी मतलब मार्केट में बॉन्ड रिलीज करते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहने की वजह से उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता और इंटरेस्ट रेट भी फिर स्टेट को ज़्यादा देनी पड़ती है। तो स्टेट्स इसलिए रिलक्टेंट रहे कि हम बोरो नहीं करेंगे। अब बात आती है कि अभी तक इस स्कीम में कितनी क्या प्रोग्रेस हो गई। ये शॉर्ट टर्म डेटा है, हमारे काम का नहीं है, बट एक बार जान लो कि 12,000 करोड़ रुपए तक अभी तक सेंटर ने बोरो कर लिए हैं इस स्कीम में। ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे अभी तक 21 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में ये डिवीजन कर दिया गया है, जिनमें गुजरात हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये पूरा स्टेट्स का डिवीजन बताया हुआ है। ठीक है, टोटल आप देखोगे 1.1 लाख करोड़ तक उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए, और बचा हुआ 1.83 लाख करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स को अपने हिसाब से अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अब बात आ जाती है कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जितने भी सेंटर जो स्टेट्स अभी राजी नहीं हो पा रहे हैं, डिसेंटिंग है, डिक्लाइन कर रहे हैं सेंटर के रिक्वेस्ट को या सेंटर के दिखाए गए रास्ते को, तो उनके साथ में नेगोशिएशन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। और इकोनॉमिस्ट ने भी ये कहा है कि हुआ क्या था, देखो बेसिकली जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो एक चीज़ गारंटी बेसिस पे चला था कि जीएसटी के बेसिस पे आप देखोगे तो एनुअली 14% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाएगी स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। बट आप देख सकते हो पहली बात तो जीएसटी थोड़ा बहुत ट्रैक पे चल रहा था तो कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, अब तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल ज़बरदस्त आ गया। तो उस वजह से कहीं ना कहीं स्टेट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दी। दूसरा, सेंटर ने ये कहा था कि अगर आपको 14% की ग्रोथ ना मिले या फिर आपको जो जीएसटी का आपका जो डिवीज़न है वो टाइम पे ना मिले या उसमें कमी आए, तो आने वाले 5 साल मतलब 2017 में जीएसटी आया तो बोलो 2022 तक सेंटर आपको कॉम्पनसेट करेगा जब जो भी कमी आएगी। तो इस वजह से सेंटर यहाँ पे लायबल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। समझ गए? अब उसमें चाहे वो सेंटर जो कॉम्पनसेशन सेस है वो लगाए या फिर उधार लेकर के दे, फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम पे जो पूरा कॉम्पनसेशन सेस होगा उसी के बेसिस पे रीपे कर दिया जाएगा। ये सारा सिस्टम हो जाता है, तब जाके स्टेट्स की जो ये पूरा प्रोसीजर है ना, इसी वजह से सेंटर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है इस पूरे इशू में। समझ गए? तो इस तरीके से ये डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।